इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये चैप्टर मैट्रिक एग्जाम के लिए बिल्कुल ही वीवीआई, इसलिए कि आपका जीवन में जितना पैसा जरूरी है उतना ही अहम ये चैप्टर है मैट्रिक एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें केवल मुद्रा, बचत एवं साख यानी कि किस प्रकार से हमारा लाइफ चलता है और किस प्रकार से हम लाइफ को आगे लेके चल सकते हैं, इसमें सभी उन तथ्यों को बताया गया है जो आपके जीवन में मुद्रा की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एक एक प्रश्नों को देखते चलिएगा। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे आपसे कि जो प्रश्न आपको याद हो उससे आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन साख क्या है, विनिमय क्या कहलाता है, ये सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके पूरे जीवन यानी कि मैट्रिक एग्जाम से लेकर के अगर आप कभी भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं तो आप उसको उसमें मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर 3, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, और जिसका पहला प्रश्न है कि साख का क्या अर्थ है। साख का क्या अर्थ है? चलिए इसका जवाब तो हम पहले जान लेते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, विश्वास करना। लेकिन वास्तविक अगर देखिए तो साख है क्या, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है कि ऋण लौटाने यानी कि जो कर्ज आप लिए हैं उसको लौटा देते हैं या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास रखना। क्लियर है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर आपकी साख जो है बाजार में अधिक है तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण यानी कि आपका जो कर्ज है लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देती है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर जिड ने कहा था कि साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। अब साख आपको इसलिए समझा दिए कि साख आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको हमेशा साख के बारे में पढ़ना है, इसलिए आपको साख को क्लियर कर दिए। चलिए सवाल नंबर 2 है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुद्रा। यानी कि विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम यानी कि सबसे आसान जो माध्यम है लेन देन का, वो मुद्रा है। सवाल नंबर 3 है कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चांदी और सोने का। प्राचीन काल से मतलब है पुराने समय में, पुराने जमाने में। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि अभी हमने आपको साख के बारे में बताया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि साख कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा इसको मेहनत कीजिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 5 है कि विनिमय कितने रूप हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, 2, क्रय विनिमय और दूसरा होता है विक्रय विनिमय। याद रखिएगा कि विनिमय के 2 रूप होते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए ताकि स्पष्ट हो जाए। सवाल नंबर 6 है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, यानी कि मुद्रा जो है प्रथम रूप से कौन सा कार्य करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, विनिमय का माध्यम। क्लियर है? सवाल नंबर 7 है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह कथन किसका है। आधुनिक यानी कि आज के समय में उद्योग जो है मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर पीगू। सवाल नंबर 8 है कि निम्नांकित में यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए चेक, बी ड्राफ्ट, सी 10 रुपये का नोट और डी इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 रुपये का नोट। याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा को। याद रखिएगा कि पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। सवाल नंबर 10 है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनिमय का माध्यम। यानी कि मुद्रा से क्या करते हैं, पैसा देते हैं, यानी कि मुद्रा देते हैं तो कोई सामान हम लेते हैं, यानी खरीदते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। सवाल नंबर 11 है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्शल का।
यानी मार्शल ने क्या कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ये कितना बढ़िया बात बोले थे कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो अवश्य है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रेस्कॉट। सवाल नंबर 13 है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? यानी कि पुराने समय में मुद्रा का प्राचीनतम रूप यानी किस चीज़ से खरीद बिक्री होता था या लेन देन होता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वस्तु मुद्रा। यानी वस्तु के बदले वस्तु को लेना और वस्तु को देना, वो विनिमय कहलाती थी। कौन? वस्तु मुद्रा कहलाती थी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या बोलेंगे, सूजी उपलब्ध है या चीनी उपलब्ध है और आपके पास आटा है, तो हम क्या बोलेंगे, चीनी के बदले आटा ले लिए और आटा के बदले वो हम उसको चीनी दे दिए। यानी कि वस्तु का लेन देन जो होता था उसको वस्तु मुद्रा बोला जाता था और प्राचीनतम रूप इसका यही था। सवाल नंबर 14 देखेंगे कि आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? देखिए, आय यानी कि जो हमने कमाया और उपभोग यानी कि जो खर्च किया, और इसके जो दोनों के बीच का जो अंतर कहलाता है वो बचत कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे अच्छे तरह से कि हमने क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमने 10 रुपया कमाया और उपभोग उसका कितना किया, 4 रुपये का, 5 रुपये का। अगर 5 रुपये का उपभोग किया तो मेरे पास कितना पैसा बचा? हमारे पास 5 रुपया बचा। तो ये जो 5 रुपया है हमारा, यही बचत कहलाता है, याद रखिएगा। ये 5 रुपया हमारा बचत हुआ। सवाल नंबर 15 है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? यानी कि सबसे आसान माध्यम क्या है? अब तो आप पहले से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इसका ऑप्शन सी होगा, मुद्रा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम जो है वो मुद्रा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? यानी कि जब विनिमय की शुरुआत हुई थी तो उस समय व्यापार किस पर आधारित था? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय, बी मौद्रिक विनिमय, सी ए एवं बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वस्तु विनिमय। बार बार बात आती है प्राचीन समय में, पुराने समय में, प्रारंभिक अवस्था, शुरुआत में, तो इस सबका आंसर होगा वस्तु विनिमय। यानी कि पुराने समय में सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में वस्तु विनिमय से ही व्यापार होता था, यानी कि लेन देन होता था या खरीद बिक्री जो भी हो। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 17 है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? यानी कि वस्तु के लेन देन में जो होता था वो सबसे बड़ी मुख्य कठिनाई क्या थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी दोनों होगा, याद रखिएगा। आप सब्जेक्टिव में भी इसको लिख सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे मुख्य कठिनाई थी कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव और मूल्य मापन की कठिनाई। यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों होगा। क्लियर है? सवाल नंबर 18 है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी एक लाइक दिल से और ईमानदारी से जरूर कर देंगे। चलिए इसका जवाब जानते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? तो 17 तक हमने टोटल चीज़ बता दिया है आपको कि प्राचीन समय में किससे लेन देन होता था, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था तो क्या कहलाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वस्तु विनिमय। यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना यानी कि आदान प्रदान करना, वो वस्तु विनिमय कहलाती थी। 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 19, 20, 21 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है? यानी कि बचत हमारा किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है? यानी कि आय और उपभोग में जो हम बचत किए हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बचत की सुविधाएं। यानी कि अगर बचत की सुविधाएं किसी प्रकार से नहीं रहेंगी तो बचत की सुविधा जो है आपका प्रभावित हो सकती है। सवाल नंबर 20 है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट यानी कि नए नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वित्त विभाग, बी वाणिज्यिक बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। सवाल नंबर 21 है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हार्टेले विदर्स।